ठीक है, देखिए हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं लास्ट क्लासेस तक हम लोगों ने जितना भी स्टडी किया है दैट वी स्टडी अबाउट एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड आफ्टर दैट एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए एक रैप साइकिल एंड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन यूनिवर्सल पाथवे इज ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, दैट वी कंप्लीटेड एंड टुडे वी बिगिंस विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम कह रहे हैं। So here we study about electron transport system और ETS। ठीक है, अब देखिए क्यों रिक्वायर्ड है कि why we come towards the electron transport system. So first thing you remember, whatever energy is produces in glycolysis as well as in Krebs cycle, that energy mainly produces in the form of NADH2 as well as FADH2 के फॉर्म में। ठीक है, from this NADH2 प्रोटॉन अब रिलीज होंगे एंड दीज प्रोटॉन आर along with प्रोटॉन हमेशा याद रखेंगे क्या रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्ट releases and these protons as well as electron are transported towards the electron transport system। तो सिंपल टर्म्स में अब हम पढ़ रहे हैं कि जो आपने लास्ट क्लासेस में स्टडी किया है कि 1 NADH2 is equivalent to 3 ATP and the one molecule of FADH2 is equivalent to 2 ATP generate कर रहे हैं। So how does ATP is produces from the NADH2 and FADH2 that we actually study during the electron transport system। ठीक है, सेकेंडली जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टडी करेंगे 5 डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस आर प्रोवाइडेड। सो नेम याद रखेंगे इन 5 कॉम्प्लेक्सेस के कि व्हाट आर द दीज 5 कॉम्प्लेक्सेस। सेकेंडली कलरफुल कॉम्प्लेक्सेस हैं, सो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, येलो कलर है, ग्रीन कलर है आपका एनसीईआरटी में, और एक कॉपर ब्राउन और ब्राउनिश कलर का डायग्राम जो बना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आपका से एक है ना, ओल्ड बुक है क्योंकि न्यू बुक्स में 3 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको अपीयर हो रहे हैं। सो बिफोर कमिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली एक्सप्लेन इन एनसीईआरटी और द डायग्राम विच इज प्रोवाइडेड, वो डायग्राम आपका माइटोकॉन्ड्रिया के किस पार्ट का डायग्राम है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को रिकॉल करेंगे, ऑलरेडी आपने स्टडी किया है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये जस्ट एक्सप्लेनेटरी पार्ट है, इसको कॉन्सेप्चुअली थोड़ा क्लियर करेंगे। ठीक है, आपने स्टडी किया है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसिस्ट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन एंड सिमिलर टू क्लोरोप्लास्ट, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो द परमिएबल। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कोरिन प्रोटीन। एंड देन ये पार्ट लास्ट क्लासेस में भी स्टडी किया है लिंक रिएक्शन के लिए। एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया याद रखेंगे कैसे है आपका, डिसकंटिन्यूअस मेम्ब्रेन बिकॉज इट शो और डेवलप अ फिंगर लाइक projections. These finger like projections are called क्रिस्टी। ठीक है, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, माइक्रोग्राम क्रिस्टी फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड दीज प्रोजेक्शंस, सो दैट्स व्हाई दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज सिंगुलर फॉर्म में क्रिस्टा कहते हैं, प्लूरली हम क्या कह रहे हैं, क्रिस्टी कह रहे हैं। ठीक है, नाउ ईच क्रिस्टी शो अ पेपर पिन लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस पेपर पिन लाइक मल्टीपल पेपर पिन लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर which consist of head and stalk, and these paper pin like structures you remember are called as, क्या कह रहे हैं इनको पेपर पिन लाइक स्ट्रक्चर्स को, so these paper pin like structures are called as F1 F0 particle, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टडी किया होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलिमेंट्री पार्टिकल, और इसी को आप क्या कहते हैं, प्राइमरी पार्टिकल और ऑक्सीसोम। ठीक है, एंड व्हाटएवर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टडी करेंगे, in electron transport system inner membrane of mitochondria play significant role, and this F0 F1 particle you remember
this F0 F1 particle play a significant role. Clear है now what is exactly the structure of F0 F1 particle? अगर आप स्टडी करते हैं तो F0 F1 particle में आप स्टडी करते हैं हेड, स्टॉक एंड बेस. ठीक है, this is the structure of F0 and same F0 F1 particle CF0 CF1 particles के फॉर्म में कहाँ स्टडी किया है आप लोगों ने? In chloroplast when we study the structure of the one granum lamella, at that time हमने स्टडी किया था कि F0 F1 particle is responsible for the transport of two protons, and two proton whenever transport from this F1 particle or F1 head of the particle, then ATP synthesis is take place. Process यहाँ भी होगा. ठीक है, अब आप जो NCERT में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, बुक ओपन करके रखेंगे एक तो NCERT का. So you come towards the diagram electron transport system of NCERT. वहां पे देखिए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एक न्यू नेम आप स्टडी कर रहे हैं. इन बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन द स्पेस इज प्रेजेंट, जिसको लास्ट क्लासेस में हमने कहा था पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. ठीक है, बट नाउ इन एनसीईआरटी वन नेम इज प्रोवाइडेड फॉर दिस स्पेस. दिस स्पेस इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ठीक है, जस्ट एक्सप्लेनेटरी पार्ट है ये, क्योंकि एक्चुअली जब आप एनसीईआरटी स्टडी कर रहे हैं, रेफरेंस बुक स्टडी कर रहे हैं, तो आपको क्लियर ही नहीं हो पाता है कि व्हाट डायग्राम इज एक्चुअली प्रोवाइडेड और फॉर व्हाट पर्पस दैट डायग्राम इज प्रोवाइडेड. उस डायग्राम में देखिए ओनली आपको एक इस तरह का स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है. दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप इनर मेम्ब्रेन लिखा है, आउटर टू इनर मेम्ब्रेन, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस इज प्रोवाइडेड, और आउटर स्पेस आप कह रहे हैं आउटर चैम्बर. सो दिस इज द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. एंड इन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस अगर आप देख रहे हैं तो प्रोटॉन ग्रेडियंट एक्यूमुलेट हो रहा है. 4 प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन्स, इस तरह से शो है. ठीक है, तो ये पार्ट आप देखिए डायग्राम में. एंड देन आफ्टर इनर मेम्ब्रेन स्पेस व्हाट इज मेंशन लेबलिंग वाइज अगर आप स्टडी कर रहे हैं, सो इन दैट डायग्राम व्हाट मेंशन इज मैट्रिक्स मेंशन किया है, और इनर चैम्बर भी आप कहते हैं तो मैट्रिक्स शो किया है. दैट मींस व्हाटएवर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वी स्टडी, ठीक है, वो हम किस पे स्टडी कर रहे हैं, दैट वी स्टडी ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. एंड दिस इज ओनली द सेगमेंट और अ सेक्शनल व्यू ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया. ओरिजिनली ये पार्ट आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस पार्ट. ठीक है, तो आप अगर माइटोकॉन्ड्रिया में स्टडी करेंगे तो ये स्ट्रक्चर था आपका माइटोकॉन्ड्रिया का. एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया इफ यू रिमूव, ध्यान देंगे थोड़ा, ठीक है, इफ यू रिमूव एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया and if you come towards only this much part of the mitochondria. ठीक है, so in this part you remember ये सेम आपका डायग्राम आ गया है ये. ठीक है, दिस इज द आउटर स्पेस, क्योंकि यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन को शो नहीं है, एनसीईआरटी में किया है, ओनली क्या शो किया है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. इंटर मेम्ब्रेन स्पेस किसके थ्रू फॉलो कर रहा है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इज फॉलोड बाय इनर मेम्ब्रेन. एंड इनर मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पे अगेन क्या प्रेजेंट होगा, आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन. आउटर सरफेस इनर मेम्ब्रेन का है दिस वन, तो आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द इंटर मेम्ब्रेन सरफेस. ठीक है, द इनर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, इनर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज ऑलवेज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द मैट्रिक्स. तो ओनली इस मेम्ब्रेन को भी अब रिमूव कर दीजिए अगर आप एनसीईआरटी के डायग्राम की तरफ आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. तो एनसीईआरटी का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का डायग्राम है, it indicate only this much part, because throughout the mitochondria or throughout the inner membrane of mitochondria process of electron transport is exactly take place in similar way. तो आप only किस में explain कर रहे हैं इसको, पार्ट में. और ये पार्ट आपका किस डायरेक्शन में, ये वाला पार्ट है. अगर आप उस डायरेक्शन का माइटोकॉन्ड्रिया लेते हैं या आप किसी रेफरेंस बुक को स्टडी कर रहे हैं और रेफरेंस बुक में आपका मैट्रिक्स टुवर्ड्स दिस साइड and intermembrane space present towards that site, means आपका क्या हो गया, ये साइड्स चेंज हो जाएंगे. तो डायग्राम स्टडी करते समय और whenever you study the electron transport system, you pay attention on the site of matrix and on the site of intermembrane space. Why? Because protons are always be transported from intermembrane space towards the, कहाँ पे आएंगे, मैट्रिक्स. ठीक है, अब अगर आपको ये इस तरह का डायग्राम दिया है तो प्रोटॉन के डायरेक्शन का पाथ क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट.
प्रोटॉन तो ट्रांसपोर्ट कहां से कहां हो रहे हैं, फ्रॉम देयर ओन हायर कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसेंट्रेशन. हायर कंसेंट्रेशन इज अवेलेबल इन और डेवलप पे होगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. तो फ्रॉम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस आप याद रखेंगे प्रोटॉन्स कहां पे आ जाएंगे, प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द मैट्रिक्स. ठीक है. और क्लोरोप्लास्ट स्टडी किया था आपने, क्लोरोप्लास्ट में प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ डेवलप हुआ था, ल्यूमेन ऑफ द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में. तो प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए 2 क्वेश्चंस में से आइदर और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए होगा. सो इन माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन भूल जाइए अभी की क्रिस्टी है. प्रोटॉन कहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे, प्रोटॉन्स आर एक्यूमुलेट इन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. ये डायग्राम. ठीक है. एंड फ्रॉम दिस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस these proton are during Krebs cycle when again NAD convert into NADH. तो प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट कहां से कहां पे होगा, फ्रॉम आउटर चैम्बर टुवर्ड्स इनर चैम्बर और फ्रॉम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस टुवर्ड्स द मैट्रिक्स. यू रिमेंबर. ठीक है. सो डायरेक्शन वॉट एवर टू बी प्रोवाइडेड, ये आपको बस कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहना है. क्यों यहाँ पे आपका वाई द प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप इन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. अब ये भी देखिए आप, what is the reason. जस्ट रफ स्केच ड्रॉ करते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया का. ठीक है. अब यहाँ पे आप व्हेन यू कम टुवर्ड्स, तो यहाँ पे देखिए क्या कंप्लीट हो रहा है इन इनर मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हुआ. ठीक है. हियर द लिंक रिएक्शन इज कंप्लीटेड and in cytoplasm glycolysis completed. In glycolysis NADH2 produce हुआ है, 2 molecules of NADH2 produces in payoff phase of glycolysis. Similarly in link reaction also क्या produce हुए, NADH2 is produces. Every link reaction के लिए 1 molecule of NADH2 is produces. And in Krebs cycle में कितने NADH2 produce हुए, inter itself inside the matrix 3. ठीक है. इसको आप इंक्लूड करते हैं तब आप क्या कह रहे हैं, 4 NADH2 are produces in Krebs cycle and 1 FADH2 is produces in Krebs cycle. But itself matrix में कितने NADH2 produce हुए हैं, 3. तो ये जो 3 NADH2 produce हुए हैं and 1 क्या produce हुआ है, FADH2. All these molecules. ठीक है. ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होते हैं, दे आर ट्रांसपोर्टेड एट द इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन पे आके NADH2 NAD में ब्रेक होगा, प्लस ये किसको प्रोड्यूस कर देगा, 2 प्रोटॉन्स को. FADH2 also at the surface of inner membrane convert into FAD and again it releases the 2 protons in perimitochondrial space. ठीक है. Similarly these 3 NADH2 also break into NAD plus and they releases their 2 protons. तो कितने protons release हो जाएंगे 3 NADH से, 6 protons are releases. ठीक है. And as at the same time whatever NADH2 produces in glycolysis, that NADH2 also protons को कहाँ release कर देगा, it releases the proton in intermembrane space. NAD remain present in the cytoplasm. ठीक है. So because of that when next Krebs cycle is operate, so for the next Krebs cycle यहाँ पे क्या हो गया, whatever amount of hydrogen available था या protons available थे वो NADH2 के थ्रू कहाँ पर आके डिपॉजिट हुए, they are deposited in perimitochondrial space. Now when next Krebs cycle is start, so in next Krebs cycle NAD further convert into NADH2. At that time again protons are required because now in matrix of mitochondria there is a deficiency of, किसकी deficiency होगी, protons की. तो proton आप हमेशा याद रखेंगे कहाँ पे ज्यादा है, the gradient of proton is developed, higher gradient कहाँ पे develop हो रहा है, perimitochondrial space. And to perform a cycle or to synthesize NADH2 and FADH2 in Krebs cycle, protons from outer chamber transported towards the inner chamber. कहां से कहां पे ट्रांसपोर्ट होंगे, तो 5 पहले ही कहा था आपको कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम क्या स्टडी कर रहे हैं, देयर आर 5 कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है.
फर्स्ट कॉम्प्लेक्स आपका है NADH डिहाइड्रोजिनेज। तो ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट थोड़ा याद रखेंगे, देन ओनली यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब हम जब स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, इन माइटोकॉन्ड्रिया inner membrane show presence of electron acceptors। ठीक है, तो किसको शो कर रहा है? शो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन acceptors which regularly take part in oxidation and reduction process while ATP synthesis। यहाँ से कलर्ड पेन से लिखिएगा। एंड therefore in respiration this process is called oxidative phosphorylation। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं हम इसको? इन photosynthesis ATP synthesis called photophosphorylation because photons or sunlight is used for the synthesis of ATP. Here regular oxidation reduction processes are involved and will result in ATP formation। किस साइड पे हो रहा है? At inner membrane of mitochondria। ठीक है, that's why that phosphorylation or ATP synthesis is called as oxidative phosphorylation। Now electron transport system में proton gradient is developed in intermembrane space or perimitochondrial space and during ATP synthesis, two protons transport towards, कहाँ पे मूव करेंगे? Towards matrix, because in matrix low proton gradient is available। ठीक है, so proton are transported towards or transport towards matrix via F0 F1 particle। ठीक है, if not transport across F0 F1 particle then ATP synthesis will not be take place। अब इसके बाद देखिएगा कॉम्प्लेक्सेस पहले हम पढ़ते हैं कि 5 कॉम्प्लेक्सेस आर देयर। 5 complex in electron transport system। ठीक है, ये जो 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में,
इसमें देखिएगा एज इट इज या एनसीईआरटी में दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स 1 NaDH dehydrogenase complex 2 FADH2 complex 3 cytochrome B and cytochrome C1 and this cytochrome B and C1 ग्रीन कलर का अपीयर होगा आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो कलरफुल डायग्राम है मेंशन करेंगे ग्रीन कलर ड्यू टू iron sulfur protein. So this cytochrome is show the availability of iron. ठीक है, and because of the presence of iron, the color of the complex 3 कैसे show किया है? Green color का show किया है. ठीक है. After that complex 4, the fourth complex, that means electron acceptors हैं. Though we study these are the complexes, but originally these are electron acceptor. ठीक है. तो complex 4 याद रखेंगे. cytochrome C and cytochrome A3 and cytochrome C and A3 ये आपको रेडिश ब्राउन कलर कॉपर containing pigments और प्रोटीन. ठीक है, पिगमेंट आर ऑल्सो प्रोटीन. सो कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है, दैट्स वाई ये किस कलर के अपीयर होंगे? दे आर अपीयर कॉपर ब्राउन और रेडिश ब्राउन इन कलर. एंड कॉम्प्लेक्स फिफ्थ ऑलवेज though you study chloroplast or you study mitochondria, complex fifth ATPase enzyme or ATP synthetase in head of elementary particle or head of F0 F1 particle. ठीक है, F0 F1 पार्टिकल के हेड में प्रेजेंट होगा. तो ये यहाँ पे याद रखेंगे. दीज आर द 4 कॉम्प्लेक्सेस. अब इसमें देखिए जितने भी ऑल कॉम्प्लेक्सेस दे आर प्रेजेंट एट द इनर मेम्ब्रेन. लिखा तो है इनर मेम्ब्रेन, बट इनर मेम्ब्रेन का आप याद रखेंगे 2 सरफेसेस होंगे. वन इज इनर सरफेस एंड अनदर इज outer surface or external surface and internal surface. So this is the one and only complex which present towards the outer surface or external surface of the inner membrane. Otherwise all the complexes either present on inner membrane or they are facing towards the matrix part of the inner membrane. ठीक है, inner internal surface means matrix part of the inner membrane and external surface means outer chamber और पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर के टुवर्ड्स जो फेसिंग है दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल सरफेस. सो ऑल आर प्रेजेंट ऑल कॉम्प्लेक्सेस में से ओनली साइटोक्रोम सी. एंड अभी न्यू बुक्स में तो नहीं है, आपके पास जो बुक है उसमें बना है डायग्राम ये? नहीं, ये तो एंटायरली डिफरेंट डायग्राम है. ये एक और डायग्राम होगा, देखो पहले इसको. और इज वर्ड नहीं एनसीईआरटी का ही प्रेफर करिएगा. ठीक है, एनसीईआरटी में ये एलिमेंट जो है ना आप लोगों के पास अगर है बेटा तो देखिए साइटोक्रोम सी आपका ऑपोजिट साइड में मींस टुवर्ड्स इन मेम्ब्रेन स्पेस मेंशन है.
Rest of complexes are mentioned towards the matrix surface, complex 1, complex 2, complex 3. Secondly, after complex 1, complex 3 is mentioned and then after complex 2 available है, ठीक है? तो वो आप देखेंगे all they are present towards. तो cytochrome C यहाँ पे colored pen से note कर लेंगे. Cytochrome C is the one and only electron acceptor located on external surface of inner membrane, that is towards perimitochondrial space. ये कंप्लीट हो गया. ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट पार्ट है, कोशिश करेंगे समझने की. डाउट्स अगर होंगे तो पूछ लीजिएगा. सीक्वेंस याद रखेंगे तो कॉम्प्लेक्सेस आप स्टडी कर रहे हैं. यहाँ अगेन यू रिमेंबर शॉर्ट में सिंबॉलिकली सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर साइटोक्रोम्स के फॉर्म में है. क्यू याद रखेंगे, क्यू क्विनोन है और यूबीक्यू लिखा हुआ है बुक्स में. यूबीक्यू मींस यूबिक्विनोन और सिंपली क्यू आपको अपीयर होगा. ठीक है, सो क्विनोन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बी C1 C A3. ठीक है, so this part you remember. These all are the cytochrome. Cytochrome B, cytochrome C1, cytochrome C, cytochrome A, cytochrome A3. सिंपल याद करते समय आपको याद करना है Q B C1 C A A3. इस फॉर्म में याद कर लेंगे किसी भी टर्म्स में. So once you know the sequence of electron acceptor, then आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं ऑन मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ये सीक्वेंस है इन दिस वे ओनली. सो लास्ट क्वेश्चन आपका आता है बार बार कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और लास्ट हाइड्रोजन एक्सेप्टर. ठीक है, तो लास्ट हाइड्रोजन एक्सेप्टर आपका रिएक्शन में क्या है, ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. जो साइक आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर्म बना हुआ है एनसीईआरटी में, डायग्राम इज प्रोवाइडेड इन एनसीईआरटी. जस्ट बिलो दैट डायग्राम जो पैराग्राफ आपका स्टार्ट हुए हैं, पैराग्राफ्स आर अवेलेबल इन दैट. सेकेंड लाइन में आपका देखेंगे, आपको दिया हुआ है कि इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ये है उसमें देखो. नहीं, उसके नीचे जो डायग्राम आपका खत्म हो रहा है, फिगर नंबर दिया है आफ्टर दैट, सेकेंड लाइन में लिखा होगा, फर्स्ट और सेकेंड लाइन में फाइनल हाइड्रोजन डोनर एक्सेप्टर, सॉरी, ये फिगर लिखा है. हाँ, उसके नीचे की लाइन देखो, नेक्स्ट लाइन सेकेंड लाइन में है ना. ठीक है, सेकेंड लाइन में देखिए फिगर आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ. कलरफुल फिगर है जिनके पास न्यू लाइन बुक्स हैं, यहाँ फिगर नंबर का इलिस्ट्रेशन दिया है. एंड आफ्टर दैट सेकेंड लाइन, वन लाइन लीव करके सेकेंड लाइन, कंप्लीट लाइन से आपके पैराग्राफ में सेकेंड लाइन में लिखा है हाइड्रोजन, फाइनल हाइड्रोजन क्या लिखा है, एक्सेप्टर, है ना. सो फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो होगा वो आप याद रखेंगे क्या है आपके पास, ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. बिल्कुल अंडरलाइन, टिप ऑफ टंग पे याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है. सो आइदर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर. यू रिमेंबर क्या होंगे आपके पास, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. यहाँ अगेन इंपॉर्टेंट कलर से लिख लेंगे, फाइनल
So E3 is not the electron, last electron acceptor. Actually, most of the time we remember this sequence. ठीक है, and when question raised कि what is the final acceptor in electron transport system, so A3 generally students stick करते हैं, but from A3 electron कहाँ पे transport होंगे? They transported to the molecular oxygen, and then water molecule release होगा, one water molecule, two protons and molecular oxygen combined होके किसका formation करते हैं? One molecule of water का formation करेंगे, ठीक है. So final इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और बुक में लिखा है आपका प्रोटॉन एक्सेप्टर इज molecular oxygen, and in the same paragraph definition of oxidative phosphorylation is provided. तो वो बाद में रीड करेंगे. ठीक है, ये मुझे एंटायर बोर्ड रिक्वायर्ड मीन्स लेंथ वाइज रिक्वायर्ड होगा, तो फर्स्ट कंप्लीट करेंगे ये पार्ट, देन वी कम टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन. लिखा है अनुश्री? ओके, ठीक है, थैंक यू. बाकी बच्चों ने देखा है कि नहीं देखा है? ये हो गया, रफ कर, लास्ट बच्चा है. कॉम्प्लेक्स 3 के लिए रिपीटेडली क्वेश्चन आएगा आपको, इवन इन थ्योरी ऑल्सो. कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 5, 2 marks question. Name the complex 3 and complex 5. So line by line you remember all these complexes, and why the differentiation in their color? Because metallic ions vary करते हैं, यहाँ पे coenzymes के फॉर्म में यूज होंगे those metallic ions. ठीक है, मैट्रिक्स में देखिए लिखा है यहाँ पे NaDH2. From where this NaDH2 develop in matrix? So during Krebs cycle, ठीक है, 3 number of NaDH2 are produces, and they will lead to release of protons. So NaDH2 become NAD plus, and this NAD plus again utilized in next Krebs cycle in the process of NADH dehydrogenase. ठीक है, एक्टिविटी के थ्रू जो रिएक्शंस आप स्टडी कर रहे हैं. नाउ 2 प्रोटॉन्स, यहाँ 4 प्रोटॉन शो किए क्योंकि 2 NaDH2 के लिए शो करते हैं, हम 2 ही प्रोटॉन्स लिखते हैं. 2 प्रोटॉन्स यहाँ रिलीज हुए, प्लस along with that 2 electrons are also released. ठीक है, electron acceptors are located on the inner membrane of mitochondria. So this electron is accepted by the electron acceptor, but proton आके accumulate कहाँ पे हो गए? Proton is accumulate in intermembrane space or perimitochondrial space. In the same way, the proton which are present in perimitochondrial space link reaction के through, that also releases in intermembrane space. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट होगा वो एब्जॉर्ब हो गया फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड के थ्रू. सो वाया फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और FMN, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेड टू
साइटोक्रोम Q और Q से ये कन्वर्ट हुआ ubiquinone. Two electrons are transported. ठीक है. After that, the electron transported to cytochrome B and then electron transported to C1. This kind of ये green color का form है structure. Every time two electrons. Again two protons. Again one molecule of NADH2 is break here and releases the two protons. So these two protons are transported across the inner membrane of mitochondria. Cytochrome C1 से इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द C एंड C देखिए मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट नहीं है. आप अगर आप रिसेंट बुक्स देखेंगे तो ये इस तरह से C बना हुआ है. C2. So this is the cytochrome C. That means this cytochrome C is the electron acceptor which is facing towards the external surface of the inner membrane. Clear है? So this is cytochrome C. From this cytochrome C, two electrons and secondly electron का direction क्या show कर रहे हैं आप? Downward direction. Whenever you draw the electron transport system or electron transport chain, the downward direction of electron आपको appear हो रहा है because gradually the level of energetic level of electron goes down. Downhill transport आप इसको कह रहे हैं because slowly energy जो electron है electron become loses its energy or loses its energy. ठीक है. साइटोक्रोम C से again अब आपका electron कहाँ पे आ गया? From cytochrome C, electron is transported towards A to A3. A to A3 complex 4 है आपका. ये जो C1 है ये आपका this is the complex 1, this is complex 2, यहाँ पे sorry 3, this is the complex 2. यहाँ पे आपका FADH2 वर्क करेगा because when the electron transported from cytochrome C to cytochrome A succinate FADH dehydrogenase work करेगा. Succinate get convert into fumarate. ठीक है. And the reaction of Krebs cycle आप स्टडी करते हैं. Entire reactions are take place in matrix of mitochondria, but this is the reaction which take place at the inner membrane of the mitochondria. So this part you remember. Again A to A3, this is the complex 4 and from this complex 4 also two protons are transported and this you remember complex 4. Complex 5th we are not expressing here. Complex 5th को हम separately show करते हैं. ठीक है. Actually now what is happening? Continuously when these protons are transported towards perimitochondrial space and electron continuously transported one by one up to the A3. From A3 आपका हमेशा कहाँ पे होना चाहिए? It is always be projected towards the matrix or inner surface of the membrane because from A3 the electrons as well as ये जो two protons होंगे ये two protons because now for the release of water molecule protons required है और यहाँ तो अब मैट्रिक्स में प्रोटॉन की ऑलरेडी क्या हो चुकी है? डेफिशिएंसी, लो कंसंट्रेशन है और लो ग्रेडियंट. So proton from perimitochondrial space start to move towards the matrix. ठीक है. और मैट्रिक्स में जब ट्रांसपोर्ट होते हैं at that time they always transported across the F0 F1 particle. तो आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं इसे F0 F1 particle and here two electrons and two protons किसने absorb किए? half molecular oxygen. So molecular oxygen और half O2 आप लिखते हैं. half O2 absorb these two electrons as well as absorb these two protons and at the end of electron transport system
1 molecule of water along with ATP is produces. ठीक है, तो पर्पस जो था आपका रेस्पिरेशन में ATP प्रोडक्शन, whatever ATP is stored inside the glucose, that ATP is releases from the glucose. So that purpose of the electron transport system is achieved when electrons are received by the molecular oxygen. ठीक है, तो ये पार्ट इतना याद रखेंगे एज इट इज. थोड़ा एनसीईआरटी का मोर कॉम्प्लिकेट है, या हमने थोड़ा इजी वे में लिखा है. इस फॉर्म में आप ड्रॉ कर सकते हैं इसको, एंड फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस सीक्वेंस. सो QBC1CAA3 सीक्वेंस याद कर लेंगे. वन टाइम यू रिमेंबर द सीक्वेंस, आफ्टर दैट आपको प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्सेस याद हो जाएंगे. ठीक है, नाउ वी कम टुवर्ड्स द एटीपी सिंथेसिस. How does ATP synthesis take place and what is the role of complex 5? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब इंटरमीडिएट एक्सेप्टर है. ठीक है, वाया FMN इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द क्विनोन. क्विनोन कांट डायरेक्टली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. क्विनोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड. FMN का फुल फॉर्म लिखना हो तो लिख लीजिएगा, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड. Okay, so this part you remember. After that देखिए ATP synthesis, and in this part already हम लोग mention कर चुके हैं, इसमें mention नहीं किया है. Otherwise itself in part it is explained that one molecule of NADH2 will generate 3 ATP and one molecule of FADH2 will generate a 2 ATP. ठीक है, तो ये हम already study कर चुके हैं. So ATP synthesis और chemiosmotic hypothesis. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स फिफ्थ ATPase enzyme present in F1 part. F1 part is head of. ठीक है, so it present in F1 part or head of elementary particle and synthesize ATP according to movement of protons via concentration gradient. ठीक है, एंड वन डायग्राम यहाँ पे आप प्रोवाइड है नेक्स्ट पेज पे. उस डायग्राम में देखिए क्रिस्टी को शो नहीं किया है. डायरेक्टली F1 पार्टिकल इज रिप्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन. सो दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. दिस इनर मेम्ब्रेन शो द स्टॉक एंड हेड लाइक स्ट्रक्चर. हेड में F1 लिखा है आपका, स्टॉक और जो बेस होता है दैट इज F0. So F0 F1, this is oxisome or elementary particle. Inner membrane है ये. Again here outer chamber or outer space. So simple terms में हम लिखते हैं outer chamber where the proton gradient is available. And this is the matrix. These two protons when transported across the F1 particle along with two protons, two electron also transport and ATPase is present. This ATPase
utilize energy of electron in binding of ADP and inorganic phosphate, and it will result in the formation of ATP. ठीक है, so this is the only chemiosmotic hypothesis, though it asks in chloroplast or it asks in mitochondria, respiration और photosynthesis process आपका हमेशा कैसे होगा, same, only the name change हो जाएंगे. ठीक है, same diagram you can use for the chloroplast also कि how does ATP synthesis during the process of photosynthesis, but यहाँ पे ये inner membrane क्या हो जाएगा आपका, granum lamella, and proton कहाँ पे develop हो रहे हैं, from lumen towards the stroma, so matrix become a stroma and in outer जो chamber है it become a lumen of the chloroplast. only labeling आपको change करना है, and instead of F0 F1 you can write down CF0 CF1 particle. ये क्लियर है पार्ट, ये डायग्राम कंप्लीट है. बैलेंस शीट पढ़ने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि टाइम टू टाइम ग्लाइकोलिसिस क्रैब्स साइकिल के साथ ही हमने एनर्जी जनरेशन स्टडी किया है. सो आफ्टर क्रैब्स साइकिल and ATP synthesis, actually balance sheet of respiration is provided, and in that balance sheet it is explained that how does the ATP are produces and how much ATP produces at various phases of the respiration. तो glycolysis 8 ATP, single Krebs cycle 15 ATP, 2 Krebs cycle, तो ये part अब सब clear है, so that's why we are not coming towards the balance sheet of the respiration. वो आप read कर लेंगे, only one time read करेंगे वो. So respiration as amphibolic process. Initially, respiration is regarded as कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते थे आप पहले, क्योंकि ग्लूकोज ब्रेक होता है इन CO2 एंड वाटर, बट नाउ वी से सम ऑफ द ऑब्जर्व करते हैं हम Krebs साइकिल में, ग्लाइकोलिसिस में सम न्यू कंपाउंड्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड. सो इंस्टेड ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस वी यूज द एम्फीबोलिक प्रोसेस, दैट मींस एनाबॉलिक एज वेल एज कैसा है ये प्रोसेस, catabolic. So both type of reactions आप appear कर रहे हैं. So initially respiration regarded as catabolic process as glucose breakdown into CO2 and water. But biochemical investigation of matrix of mitochondria show that some organic compound are formed during catabolism of, ठीक है, कब फॉर्म हो रहे हैं, सो दे फॉर्म ड्यूरिंग कैटाबॉलिज्म ऑफ
glucose. Therefore, respiration is now called amphibolic process, anabolic plus catabolic, both type of process. ओके, तो ये पार्ट याद रखिएगा. अब इसके बाद आप सबस्ट्रेट पढ़ रहे हैं, फूड सबस्ट्रेट. सो व्हाट फूड सबस्ट्रेट कैन बी यूज्ड इन respiration? It is not like that कि always glucose is used. In terms of food substrate हम observe करते हैं, ठीक है, क्या क्या यूटिलाइज हो रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन. सो एनी फूड सबस्ट्रेट, बिकॉज वेन एवर वी स्टडी अबाउट रेस्पिरेशन, सो मोस्टली हम किसको ले रहे हैं? फूड सबस्ट्रेट. मोस्टली वी टेक ग्लूकोज एज अ फूड सबस्ट्रेट. That means carbohydrate, but not only carbohydrate, along with carbohydrate, fats, but preferred जो food substrate है, that is a carbohydrate, because majority of food we obtain from plant, and plant में food आपका किस form में synthesize होगा? Carbohydrate के form में. So carbohydrate, fats and protein. After that, one chart is provided. फूड सबस्ट्रेट, यहाँ पे देखिए जो चार्ट है इसमें सेंटर में कार्बोहाइड्रेट है, देन फैट्स फर्स्ट फूड सबस्ट्रेट के फॉर्म में, एंड टुवर्ड्स दिस साइड प्रोटीन, वॉट एवर फूड यू इनटेक. कार्बोहाइड्रेट आपने स्टडी किया है. सो कार्बोहाइड्रेट मीन्स बेसिकली, सपोज स्टार्च भी लिया है आपने फूड में, so that starch gradually broken down into glucose. This glucose convert into glucose 6-phosphate, and then by series of reactions it convert into DHAP, dihydroxy acid phosphate, glyceraldehyde 3-phosphate, and then this glyceraldehyde 3-phosphate become pyruvic acid. ग्लाइकोलाइसिस को ड्रॉ कर रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है. सो ग्लूकोज, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है, यूनिवर्सल पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस, दो द सेल इज एरोबिक और एनएरोबिक, ग्लाइकोलाइसिस इज ऑलवेज टेक प्लेस. अब यहाँ पे आप जब स्टडी कर रहे हैं, अनुश्री लिख दिया है एफएमएन का फुल फॉर्म है ना, मैंने अभी देखा. तो 7 मोनोन्यूक्लियोटाइड, so G3-6 और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, सॉरी नॉट G3P, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड. नाउ दिस पायरुविक एसिड इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A कहां पे एंटर हुआ? क्रैब साइकिल. ठीक है, एंड क्रैब साइकिल का पर्पस क्या है? बुक में देखिए चार्ट है वो. क्रैब साइकिल का पर्पस क्या है? क्रैब साइकिल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, सो 2 CO2 रिलीज होंगे, 1 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया आपका. ठीक है, ये आपका है व्हेन फूड वी इनटेक एज अ कार्बोहाइड्रेट. इन केस इफ वी यूज अ फैट, द फैट ब्रेक डाउन इनटू ट्राइग्लिसरॉल्स, और ग्लिसरॉल्स हम कहते हैं.
तो ट्राइग्लिसरॉल में ब्रेक होगा, प्लस इट ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड। ट्राइग्लिसरॉल किसको प्रोड्यूस करेंगे? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दिस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू G3P and then again it follow the same pathway. ठीक है? And the fatty acid, when fatty acids enters in beta oxidation, फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म आप हायर क्लासेस में आगे पढ़ेंगे, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। सो फैटी एसिड्स, यहाँ फैटी एसिड लिखा है, लिटिल बिट आउट ऑफ फ्रेम हुआ है। सो फैटी एसिड enters in beta oxidation, and upon beta oxidation this fatty acid directly will produce as a acetyl coenzyme, and again this acetyl coenzyme will produce as a CO2 and water. इन केस अगर फूड हमने किसके फॉर्म में लिया है? प्रोटीन के फॉर्म में। सो प्रोटीन के थ्रू आपके क्या प्रोड्यूस होंगे? प्रोटीन डाइजेस्ट एंड प्रोड्यूस अमीनो एसिड, and these amino acid either directly produces pyruvic acid or initially they produce different intermediate acids. So intermediate organic acid, and these organic acid will lead to the production of pyruvic acid, and after pyruvic acid only the Krebs cycle is take place. ठीक है? तो ये पार्ट याद रखेंगे कि दो भी इनटेक, ये एक्चुअली कभी कभी थ्योरी में आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में आता है चार्ट, तो थ्योरी पर्पस के लिए ये चार्ट याद रखिएगा। ठीक है? कि फिल इन द ब्लैंक आपका ट्राइग्लिसरॉल के साइड पे होता है, DHAP के साइड पे, एसिटाइल कोएंजाइम ए के साइड पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको अवेलेबल होंगे। तो ये इतना पार्ट याद रखिएगा। एंड आफ्टर दैट रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है RQ। आज ही अपना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं होगा। कितने हो गया? 4 5, 4 ही बच्चे हैं आज तो। ऑनलाइन में समझ ही में नहीं आ रहा होगा टॉपिक। कुछ टॉपिक्स तो पता होते हैं कि बच्चों को, बिल्कुल एग्जाम्स भी स्टार्ट हो गए होंगे कुछ स्कूल्स में। ओनली वन चैप्टर फिर बच्चा है ना अपना, प्लांट एंड डेवलपमेंट। रिवीजन बस नहीं होगा। और इसी से रिलेटेड जो पार्ट है ना, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डाइजेशन में पढ़, फूड सबस्ट्रेट और उसका रोल।
respiratory question are Q. Ratio between volume of CO2 releases in respiration to the volume of O2 consumed in respiration. ठीक है, इस रेशियो को हम क्या कह रहे हैं, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, और आरक्यू शॉर्ट में याद रखेंगे. आरक्यू इज वॉल्यूम ऑफ CO2 released to the volume of O2 consumed. पढ़ा तो नहीं था ना हम लोगों ने आरक्यू? नहीं, आरक्यू की वैल्यूज लिखे होंगे व्हेन यू राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. शॉर्ट में बताया था ना कि आरक्यू. ठीक है, एंड आफ्टर दैट आरक्यू फूड के अकॉर्डिंग चार्ट ओनली ड्रॉ करेंगे. फूड सबस्ट्रेट, and value of RQ. Post carbohydrate आप अगर कंज्यूम कर रहे हैं और एनी ऑफ द लिविंग सेल कंज्यूम कार्बोहाइड्रेट एज अ सोर्स ऑफ फूड, सो इन कार्बोहाइड्रेट यू रिमेंबर वैल्यू ऑफ आरक्यू इज 1. एनसीईआरटी चेक करिए, 6 molecule of O2 and 6 molecule of CO2. 1 molecule of glucose when breakdown, so for its breakdown 6 ऑक्सीजन molecule required है, और रिलीज क्या करेंगे, वो 6 CO2 को रिलीज करते हैं. ठीक है, दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जो वैल्यू है आरक्यू वो क्या होगा, 1. अब डायरेक्ट ये तो नहीं आता है आपको एग्जाम में कि कार्बोहाइड्रेट क्या होगा. क्वेश्चन आया हुआ है कि इफ यू कंज्यूम अ पोटैटो, ठीक, और यू कंज्यूम अ ग्राम, देन व्हाट इज द आरक्यू प्रोड्यूस आरक्यू ऑफ दैट फूड. तो ग्राम पोटैटो या फिर एनी अनदर फूड विच इज अ सोर्स ऑफ अ स्टार्च, वो आपका आरक्यू कितना प्रोड्यूस करेगा, सेल में 1 प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, सेकेंड आपका है यहाँ पोटैटो, मेनली याद रखेंगे पोटैटो में बॉइल्ड पोटैटो आता है प्रीडोमिनेंटली. ठीक है, और सेकंड वही आपका पोटैटो, जर्मिनेटिंग पोटैटो ट्यूबर क्वेश्चन आया, आपका आरक्यू की वैल्यू चेंज बिकॉज जर्मिनेटिंग पोटैटो ट्यूबर, और इन जर्मिनेटिंग पोटैटो स्टार्च कन्वर्ट इनटू मैलिक एसिड. मैलिक एसिड क्या हो गया आपका, ऑर्गेनिक एसिड. तो ऑर्गेनिक एसिड्स का आरक्यू की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, मोर देन 1. तो वैल्यू ऑफ, अगर क्वेश्चन पोटैटो है तो एक बार रीड करेंगे कि सिंपल पोटैटो है, बॉइल्ड पोटैटो है, या स्प्राउटिंग है पोटैटो का क्वेश्चन. तो स्प्राउटिंग की कंडीशन में पोटैटो है तो वैल्यू ऑफ आरक्यू इज ऑलवेज मोर देन 1 होगा. तो पोटैटो आप याद रखेंगे 1. देन इन केस ऑफ फैट्स और फैटी एसिड it is less than 1 and generally 0.4 or 0.3. प्रोटीन्स कंज्यूम करते हैं, प्रोटीन्स विल रिलीज अमीनो एसिड्स, यहाँ भी आपका लेस देन 1. एंड इन दिस केस लेस देन 1 के केस में हम स्टडी कर रहे हैं, तो लेस देन 1 में हम स्टडी करते हैं यहाँ पे 0.9 is the value of the RQ. Then fourth, organic acid. Don't be confused between fatty acid and organic acid.
ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड पामिटीन का ट्राई पामिटीन करके दिया हुआ है वहां पे बुक में, देखिए एक एग्जाम्पल आरक्यू की जो वैल्यूज दी है उसमें कार्बन नंबर याद रखेंगे पामिटीन का, ये 2 years बिफोर एनसीईआरटी में आया है कि पामिटीन हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन स्केलेटन, 51 वहां पे कार्बन्स लिखे हुए C51, C51 याद रखेंगे बायोमोलिक्यूल के सेक्शन में फैटी एसिड जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे दिया है पामिटीन के लिए स्टेटमेंट, और यहाँ पे आपका क्या दिया है, ये फॉर्मूला दिया है पामिटीन का। तो 51 कार्बन आप याद रखेंगे उसके कार्बन स्केलेटन में प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक एसिड्स का हमेशा कैसे होगा, मोर देन 1.36 to 1.53 रेंज करता है इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स। ओके, एंड सेकेंडली ऑर्गेनिक एसिड के लिए आप याद रखेंगे स्प्राउटिंग पोटैटो ट्यूबर। तो स्प्राउटिंग ट्यूबर जो है वो आपका क्या होगा, स्प्राउटिंग ट्यूबर इन पोटैटो यू रिमेंबर इज अ सोर्स फॉर ऑर्गेनिक एसिड, मैलिक एसिड होता है। आफ्टर दैट एक और ऐड करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक सेल्स और एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, 0, बिकॉज नो ऑक्सीजन कंजम्पशन इज अपीयर। ये क्लियर है, छोटे छोटे टॉपिक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो वैल्यूज ओनली यू रिमेंबर व्हाट इज एनारोबिक सेल्स और एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया का एग्जांपल आ सकता है इसमें, एनारोबिक बैक्टीरिया यानी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरक्यू इन दिस बैक्टीरिया। so anaerobic bacteria means only archaebacteria, so any one example from archaebacteria, halophils, thermoacidophils, ठीक है। मेथेनोजेंस आपने स्टडी किया, इनमें आरक्यू की वैल्यू हमेशा कैसे होगा, द वैल्यू ऑफ आरक्यू इज ऑलवेज बी 0। आफ्टर दैट देखिए एक टॉपिक फिर बचा था अपना, छोटे छोटे टॉपिक से ये लास्ट के लिए स्किप किए थे, तो इसको कंपैरेटिवली ही स्टडी करिए। फर्मेंटेशन दिया है, आप जब स्टडी करना ग्लाइकोलिसिस को कंप्लीट करते हैं तो आफ्टर ग्लाइकोलिसिस फर्मेंटेशन इज प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि हाउ डज एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन इज डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो फर्मेंटेशन ये तो क्लियर है कि फर्मेंटेशन इज अ एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज अ इंट्रा सेलुलर प्रोसेस, ठीक है। एंड फॉर फर्मेंटेशन some specific enzymes or microorganisms to be required, so in presence of microorganism fermentation का process complete होगा। टू टाइप ऑफ फर्मेंटेशन आप स्टडी करते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन आप ईस्ट की प्रेजेंस में करते हैं, विनेगर प्रोडक्शन पढ़ते हैं, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल है, एल्कोहलिक प्रोडक्शन के, व्हेन वी यूज ईस्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का जो आप पार्ट पढ़ रहे हैं, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन, though it is a fermentation but under anaerobic condition that processes appear inside the muscles of the body, और उस साइकिल को आप कहते हैं कोरी साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिवर एंड मसल्स में ओनली अपीयर होता है, तो यहाँ पे आप एरोबिक रेस्पिरेशन 3 कॉलम्स बनाएंगे। सेकेंड एनारोबिक respiration and third fermentation, okay? Aerobic respiration, intracellular, anaerobic, intracellular and fermentation extracellular,
Secondly, enzymes required but माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी रिक्वायर्ड नहीं है। Presence of microorganism absent means the presence of microorganism is not compulsory for the aerobic and anaerobic respiration. यहाँ भी आप लिख लेंगे do, that means किसके सिमिलर हो गया ये, एरोबिक रेस्पिरेशन के सिमिलर। यहाँ पे याद रखेंगे एक्सटर्नल एंजाइम एंड microbes essentially required. Biological process, यहाँ भी डू लिखेंगे, बायोलॉजिकल प्रोसेस फर्मेंटेशन इज जनरली इंडस्ट्रियल प्रोसेस के फॉर्म में इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के फॉर्म में ही हम यूज करते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेसेस को, ठीक है। एंड यहाँ अब आप एरोबिक रेस्पिरेशन में स्टडी करते हैं ग्लूकोज ब्रेक किस में होगा, CO2 एंड वाटर, बिल्कुल समराइज्ड वे में। बट इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन मींस ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो इन अंडर एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू पायरुविक एसिड। कितने मॉलिक्यूल हैं ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस ग्लूकोज गेट broken down into two molecule of pyruvic acid by anaerobic respiration. When we come towards fermentation, so fermentation में देखिए pyruvic acid is main substrate and this substrate may be broken down into, so this pyruvic acid किसमें कन्वर्ट होगा, इट कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड। रेफरेंस बुक में आपको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन सेपरेटली मिलेगा, अल्कोहल फर्मेंटेशन उतना डेप्थ में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इट गेट कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड और अल्कोहल, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इथाइल अल्कोहल जनरली हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस याद रखिए। अब यहाँ पे हम स्टडी करते हैं ये प्रोसेसेस जितने भी हैं आपके, ऑल दीज प्रोसेसेस सेल में रिक्वायर्ड है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में। यहाँ चार्ट यहाँ पे कंप्लीट है। आफ्टर दैट इन लिवर एंड मसल्स सिमिलर टू लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। what processes are take place, so in liver and muscle similar to lactic acid fermentation, Cori cycle is responsible for the formation of lactic acid. In liver, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में ब्रेक होता है
and then glucose convert into lactic acid. So this much part you remember कि in Core's cycle में बहुत साल पहले आया है, ठीक है, कि what is the source of glucose. So in Core's cycle, source of glucose is a stored glycogen. During starvation, during fasting, if we are not taking food, then stored food जो glycogen के form में available है, that get first convert into glucose, and then after glucose से किसका production होगा? Pyruvic acid. Direct lactic acid तो कभी भी produce नहीं होगा. First तो pyruvic acid ही form होगा, then this pyruvic acid get convert into the lactic acid. ठीक है, तो ये इतना part याद रखेंगे respiration के लिए. बैलेंस शीट अपने लेवल पे रीड करेंगे क्योंकि एंटायरली हम लोग समझ चुके हैं उसको. एंड इन एडिशन टू दैट वॉट एवर इक्वेशंस दिए हैं वो प्रॉपरली ध्यान रखेंगे फाइनल टाइम एग्जाम के लिए. यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट है. एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट चैप्टर आपका है प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स. कंप्लीट है ये पार्ट. कंप्लीट. अच्छा आपका हो गया. हाँ नहीं करना है आज. इच्छा नहीं हो रही है क्या पढ़ने की. 424 हुआ है तो रहने देते हैं, या तो स्टार्ट कर लेते हैं ना. इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हार्मोन सीधे सीधे स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास से, है ना. व्हाट इज इनहिबिटर, व्हाट इज रेगुलेटर्स. ग्रोथ का मीनिंग तो क्लियर है, वो डेफिनेशंस लिख लेंगे. ग्रोथ मींस इंक्रीज इन मास एंड वॉल्यूम. टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ भी अपीयर इन प्लांट. वन इज अरिथमेटिक ग्रोथ एंड सेकेंड इज ज्योमेट्रिक ग्रोथ. Arithmetic growth means the growth obtained due to division in meristematic cell. Only the meristem is having capacity to divide. Rest of cells कभी भी divide नहीं होते हैं. बट अगर आप बाइनरी फिजन स्टडी करते हैं तो बाइनरी फिजन में आप क्या देखते हैं? एवरी रिजल्टिंग न्यू डॉटर सेल इज हैविंग कैपेसिटी टू डिवाइड. दैट इज द ज्योमेट्रिक पैटर्न ऑफ ग्रोथ होता है. चैप्टर 15 होगा ना. ये लास्ट का बच्चा है. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स. सिमिलर चैप्टर 22nd आप लास्ट चैप्टर स्टडी करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन फिजियोलॉजी. ये आप प्लांट फिजियोलॉजी में हार्मोनल कंट्रोल्स को स्टडी करते हैं प्लांट के. ठीक है, अब आप जब ग्रोथ को स्टडी कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रोथ का मीनिंग क्लियर है. फ्रॉम स्मॉल सीडलिंग the huge big tree, banyan tree can be germinate, and the seed of the banyan tree, people tree is a very minute seed. So by size of seed one can't be assumed कि what will be the size of the tree. ठीक है, because inside the seed small embryo is present and that embryo is showing the potential to develop into the large body.
और जो डेवलपमेंट है वो किसके थ्रू हो रहा है? बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन, एंड ड्यू टू सेल डिवीजन स्लोली स्लोली बॉडी इंक्रीजेज इन मास एंड वॉल्यूम। तो ग्रोथ का मीनिंग क्या है? इरिवर्सिबल चेंज है एक तो, इरिवर्सिबल चेंज in which body or organism grow in mass and volume. This increase in mass and volume is called growth. First, in plants, because plants are comes under the living being, and in chapter 1 you study the growth is an internal property of living being, एंड नॉन लिविंग में ग्रोथ कैसे होगा? एक्सटर्नल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, नॉन लिविंग्स का। लिटिल बिट ब्लर हो गया है बोर्ड। सोनू बेटा मैं अपलोड नहीं करती हूँ, ठीक है, लेक्चर, ये सॉफ्टवेयर का काम है तो वो जितना टाइम लेगा लेक्चर अपलोड करने के लिए, है ना, उसी के अकॉर्डिंग होगा। ओके, सो इन प्लांट्स, फिर भी मैं मैसेज दे दूंगी ऑफिस में। ओके, तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि इन प्लांट्स, प्लांट्स आर लिविंग, ग्रोथ इज इंटरनल, वेट करते हैं ना 2 मिनट्स, ब्लर हो गया है स्क्रीन। ठीक है, इन प्लांट ग्रोथ इज internal and due to cell division। कलर से लिखेंगे, in unicellular alga growth is, किसके सिनोनिमस होगा? यूनिसेलुलर में ग्रोथ इज सिनोनिमस टू रिप्रोडक्शन। whenever they reproduce they grow, because body is made up of single cell, and whenever the body is divide that means they reproduce, binary fission कर रहे हैं या simple division कर रहे हैं, so whenever they reproduce their number of the alga is growing, so number में increase है, यहाँ पे cell का number increase हो रहा है, यहाँ पे mass and volume increase होता है, difference याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे in unicellular alga, यूनिसेलुलर एल्गा का कॉमन एग्जांपल आप क्या स्टडी कर रहे हैं? क्लोरेला, ठीक है, स्पाइरुलिना आप स्टडी कर रहे हैं। सो इन यूनिसेलुलर एल्गा ग्रोथ इज सिनोनिमस टू रिप्रोडक्शन बिकॉज increase in number of cells is defined as growth in these organisms। ठीक है, तो ये पार्ट याद रखेंगे। अब ग्रोथ के टाइप देखिए, two type of growth, one is arithmetic growth
and second is geometric growth. डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में, लाइट ब्लू एंड डार्क कलर से एक, नहीं और आगे होगा, ये आगे पीछे चैप्टर, ये जस्ट जैसा बायोमोलिक्यूल का है ना वैसा है, यही वाला ब्लू कलर का डायग्राम, ठीक है। ये किसके पैटर्न शो कर रहा है, वन पेज स्किप करेंगे, आफ्टर दैट एक है ब्लू कलर के से छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, वो आपका शो करता है टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ को, अरिथमेटिक ग्रोथ एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ, एज वेल एज इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे वो एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड रिलेटिव ग्रोथ। बुक में पहले एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड रिलेटिव ग्रोथ को एक्सप्लेन किया है, आफ्टर दैट अरिथमेटिक ग्रोथ एंड किसको एक्सप्लेन किया है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ को। अरिथमेटिक ग्रोथ का मीनिंग है व्हेन द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन is restricted to specific tissue or cells, then that growth is called as arithmetic growth. Example यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा, एनसीईआरटी में as such example प्रोवाइड नहीं है, मेरिस्टेम tissue is best example for arithmetic growth in plant, and because of this meristem plants are showing a continuous growth, regular growth है till the death of the plant, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो डायग्राम है इसमें आपका शो किया है कि सपोज दीज टू सेल्स आर द मेरिस्टेमेटिक सेल्स, एक ही सेल ले लीजिए, ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इस मेरिस्टेमेटिक सेल ने डिवाइड हुआ और डिवाइड होके टू सेल्स का प्रोडक्शन किया, so upon division new cells are produced, these new cells are enter in the process of differentiation, ठीक है। तो वन टाइम डिवाइड हुआ, मेरिस्टेम ने डिवाइड होके मास ऑफ सेल का प्रोडक्शन किया, यहाँ तो हम ओनली एक ही सेल शो कर रहे हैं, but whatever new mass of cells are produced they get differentiated into parenchyma, collenchyma और sclerenchyma and they loses the capacity of division। तो डिवीजन की कैपेसिटी ओनली किसके पास है, मेरिस्टेम ओनली एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, रेस्ट ऑफ सेल लॉसेस द कैपेसिटी। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ का पैटर्न क्या होगा आपका, अरिथमेटिक, दैट मीन्स ग्रोथ का रेट कैसे होगा, कांस्टेंट, ठीक है ना। ओनली फ्यू सेल्स ही है जो क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे हैं, एंड व्हेनेवर यू प्लॉट अ अरिथमेटिक ग्रोथ ऑन ग्राफ तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। एनसीईआरटी में देखिए ओपन करिए, टू कर्व्स दिए हैं ग्रोथ के, एक ऐसे शेप कर्व है और एक अरिथमेटिक ग्रोथ का लीनियर आपका ग्रोथ कर्व है। लीनियर जो लाइन मिलेगी आपको ग्रोथ कर्व की वो आपको किस में मिलेगी, अरिथमेटिक ग्रोथ में, बिकॉज डिवीजन कैपेसिटी ओनली एस्टेब्लिश्ड और एग्जिबिट बाय अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेल। बट ज्योमेट्रिक ग्रोथ, binary fission is best example for the geometric growth, means two cells produce हुए और two cells ने divide होके फिर से कितना प्रोडक्शन किया, 4, all the developing cells, daughter cells जितने भी produce हो रहे हैं all they are having a capacity to divide। तो डिवीजन के बाद प्रोड्यूस होने वाले whatever number of cells to be produced, all the cells if show the capacity to divide, तब आप उसको क्या कह रहे हैं, ज्योमेट्रिक। तो ग्रोथ का पैटर्न क्या होगा, ग्रोथ रेट सडनली क्या होगा, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद इंक्रीज हो जाएगा ना सडनली। पहले तो 2 बैक्टीरिया थे, 2 से कितने हुए, 4, 4 to 8, क्योंकि बाइनरी फिजन को ग्रो कर रहे, बाइनरी फिजन शो कर रहे हैं। आफ्टर दैट 100 बैक्टीरिया ने डिवाइड होके इमीडिएट कितना फॉर्म कर दिया, 200 बैक्टीरिया को फॉर्म किया, तो ग्रोथ का रेट क्या हो गया, सडनली इंक्रीज होगा। तो वो आपका प्लॉट कैसे मिलेगा आपको, ग्रोथ कर्व जो एस शेप ग्रोथ कर्व होते हैं या सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। बायोलॉजिकल सिस्टम में ग्रोथ कर्व जब भी आप स्टडी करते हैं अंडर नेचुरल कंडीशन, ग्रोथ कर्व इज ऑलवेज एस शेप कर्व और सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, ठीक है। तो एरिथमेटिक का मीनिंग कर्व हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। मेरिस्टेम टिश्यू अगेन इन नेक्स्ट डिवीजन, मेरिस्टेम प्रोड्यूसेस अ न्यू सेल्स एंड दीज न्यू सेल्स, तो डार्क जो कलर है आपका वो डिवीजन को शो कर रहा है और एक लाइट ब्लू कलर शो किया है उसमें, डायग्राम देखिए वो फर्स्ट पेज के, ठीक है ना। इसमें एक ब्लू कलर का फर्स्ट डायग्राम जो अरिथमेटिक को शो कर रहा है, ब्लू कलर का डायग्राम, ब्लू कलर इज ओनली एग्जिबिट बाय फ्यू सेल्स,
रेस्ट ऑफ सेल डिफरेंशिएट हो रहे हैं। सेकेंड डायग्राम आपका जो शो हो रहा है, ऑल द सेल्स बिकम ब्लू। डार्क ब्लू किसको इंडिकेट करेगा? उसी के साइड का सेकेंड, साइड बाय साइड, हाँ, उसमें पूरे ब्लू है ना सेल्स, जितने भी प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सभी सेल्स कैसे हैं? कौन सा डायग्राम देख रहे हो तुम? ये वाला, ठीक है, बिकॉज ऑल द सेल्स आर डार्क ब्लू डिवीजन कैपेसिटी के, लाइट ब्लू आपका किसके लिए? फॉर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मींस टिश्यू लॉसेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन एंड मॉडिफाई। तो यहाँ पे हम ब्लैक कलर शो कर रहे हैं, ब्लैक कलर ओनली डिवीजन के कैपेसिटी को शो कर रहा है। तो डिवीजन की कैपेसिटी इज ओनली प्रेजेंट विद सम ऑफ द सेल्स, रेस्ट ऑफ जो सेल्स प्रोड्यूस होंगे वो स्लोली स्लोली डिफरेंशिएट होते हैं। बट ज्योमेट्रिक ग्रोथ, when division property is present in all the developing cells. Example, binary fission and early embryo developmental stage or early stages of embryo development. ठीक है, प्लांट में जाइगोट से एम्ब्रियो में लेयर्स फॉर्म होंगे, प्लीरोम, डर्मेटोजन, और एनिमल क्लासिफिकेशन में डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टडी किया होगा। तो एज द जर्म लेयर फॉर्म, उसके बाद आपका जर्म लेयर के बाद डिफरेंशिएशन सेपरेट होगा, बट अप टू जर्म लेयर फॉर्मेशन जो टाइप ऑफ ग्रोथ का होगा वो क्या होगा? आपका ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ठीक है, आफ्टर दैट ग्रोथ का पैटर्न क्या होगा? अरिथमेटिक ग्रोथ, बिकॉज द डिवीजन कैपेसिटी इज ओनली प्रेजेंट विद द जर्म लेयर्स, दो द जर्म लेयर्स इन प्लांट और एनिमल में आप स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे, और यहाँ पे मान लीजिए आपके पास ये 2 सेल्स में डिवीजन, या डार्क कलर शो करिए जैसे भी आपको रिप्रेजेंट करना है। डिवीजन है, 2 से कितने सेल्स फॉर्म हो गए? 4 सेल्स। सो ऑल द 4 सेल्स डॉटेड ही शो करिए। So all the 4 cells are showing the property of division. Again 4 से इसके लिए क्वेश्चन आता है कि 1 कप बैक्टीरिया इज शोइंग द बाइनरी फिजन का जो टाइम पीरियड है बैक्टीरिया में वो 2 मिनट्स है, ठीक है, और 1 कप बैक्टीरिया का 60 मिनट में फिल हो रहा है, पूरा का पूरा जो कप है इट इज फिल्ड बाय बैक्टीरिया इन 60 मिनट। सो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू फिल द हाफ ऑफ द कप विद दैट बैक्टीरिया? ठीक है, तो आंसर बच्चे दे देते हैं 30 मिनट, बट 30 मिनट नहीं होगा, आंसर होगा आपका 58 मिनट्स, क्योंकि बाइनरी फिजन मींस जितना भी बैक्टीरिया है वो जस्ट डिवाइड होके क्या हो जाएगा? डबल होगा। ठीक है, तो 2 मिनट बिफोर कप कैसे होगा? हाफ, क्योंकि 60 मिनट्स में कप क्या हो रहा है? आपका फिल हो रहा है कंप्लीटली, एंड बैक्टीरिया का उसमें डिवीजन की कैपेसिटी के लिए बाइनरी फिजन का टाइम कितना दिया है? 2 मिनट्स। ठीक है, तो वॉट एवर मिनट्स प्रोवाइड है उसको टोटल टाइम ड्यूरेशन में से आप माइनस कर देते हैं, तो वो आपका आंसर होता है। तो इस केस में आपका ये रिपीटेडली आया है क्वेश्चन, तो 60 मिनट में अगर एक कप या एक जार फिल हो रहा है, सो 58 मिनट में वो कप कितना फिल होगा? हाफ ऑफ द कप इज और दैट जार इज। तो यहाँ पे ये पार्ट इतना ड्रॉ कर लेंगे, 4 के 8 ड्रॉ कर दीजिएगा सेल्स। ये क्लियर है? ये पैटर्न याद रखेंगे अरिथमेटिक ग्रोथ का और ज्योमेट्रिक का, बिकॉज इट विल रिजल्ट इन द टाइप ऑफ ग्रोथ। किस टाइप के ग्रोथ होंगे? अरिथमेटिक ग्रोथ विल कॉजेज अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, जो एस शेप ग्रोथ कर्व होते हैं, that S shape growth curve is only possible in nature. ठीक है, because in nature though the resources are unlimited, but even after some time competition is developed. When excessive number of species grow कर गए किसी ecosystem के patch में या forest में, then competition is developed for the resources. Automatically after that some time period the growth become restricted, और growth का जो ग्राफ है वो slowly slowly किस फेज में आ जाएगा? डिक्लाइन फेज में, और स्टेशनरी फेज कहते हैं आप उसको, कि इट मे बी इन स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज। तो फेजेस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ग्रोथ के। फर्स्ट वी स्टडी एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ,
फिर आप स्टडी करते हैं कि ग्रोथ के पैरामीटर्स क्या है, कि एक्वेटिक कंडीशंस में आपको फिशेस का ग्रोथ देखना है, तो आप वन बाय वन फिशेस को तो नहीं देखेंगे आप, है ना, काउंटिंग तो पॉसिबल है नहीं, तो आप वन ट्रैप में जितना ज्यादा फिशेस कवर कर रहे हैं, इफ मोर फिशेस आर कलेक्टेड इन ईच ट्रैप collection में, that means the much more number of fishes are in that pond or lake, that means the growth of fishes is good. फॉरेस्ट में आपको टाइगर का अगर ग्रोथ अपीयर करनी है, तो अगेन साइंटिस्ट कांट रीड द गो टुवर्ड्स द टाइगर, तो वो किसको फाइंड आउट करते हैं, दे फाइंड आउट द पग मार्क्स ऑफ द टाइगर एज वेल एज द फीकल पैलेट्स ऑफ द टाइगर, उसके बेसिस पे टाइगर का ग्रोथ एंड काउंटिंग की जाती है। तो वो कुछ मेथड्स हैं आपके, और ग्रासेस और बनियन ट्री की ग्रोथ को कंपेयर करना है तो उसका आपका एक अलग क्राइटेरिया होगा, क्योंकि वहां नंबर भी मैटर करेगा और बायोमास ऑल्सो मैटर्स, इसलिए हम कहते हैं कि नंबर एंड बायोमास बोथ आर द इक्वल क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग द ग्रोथ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे अब हम ये चैप्टर। एंड ओके, किसी को डाउट तो है ही नहीं? के अनुश्री, अशिन्या एंड सोनूज, ओके बेटा, मैं आपका मैसेज प्रोवाइड कर दूंगी ऑफिस में सोनूज, तो मे बी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ओके।